हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। तो आज का लेक्चर 2 हमारा होगा क्लासिकल मैकेनिक्स के अगले पोर्शन पे। पिछले लेक्चर के अपन ने डिस्कस किया था न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ एंड इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स की क्या डिफरेंस है क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वांटम मैकेनिक्स के साथ, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के साथ, कैसे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स इन सब के अंदर ऐड होती है। तो अब डिस्कस करेंगे कुछ छोटी मोटी बातें जैसे कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होती है। वैसे मैंने रिजिड बॉडी कल के लेक्चर में बता दिया था, अब डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा सेपरेटली कि हाँ भाई रिजिड बॉडी क्या है, क्योंकि अपन को क्लासिकल मैकेनिक्स में जो भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ, बॉडी दिया होगा, उसे क्या कंसिडर करना है, कैसे कंसिडर करना है और क्यों कंसिडर करना है वो देख लेंगे। उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम से ही आपके न्यूटन लॉस के सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेंगे फ्री बॉडी डायग्राम पे, जिससे कि आपको टॉपिक ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और आपको थ्योरी पढ़नी हो, अगर अच्छे से और एक्सप्लेनेशन देखनी हो और सोल्ड एग्जांपल्स, वर्कआउट प्रॉब्लम्स और देखनी हो, तो आप एच.सी. वर्मा का जो पार्ट 1 है, वॉल्यूम 1 है, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, वो पढ़ लेना। उसके अंदर बेसिक आपको नॉलेज आ जाएगी और कुछ वर्कआउट प्रॉब्लम्स है वो भी देख लेना, उससे और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी न्यूटन लॉस पे। फिर अपन आगे बढ़ेंगे न्यूटन लॉ इन रजिस्ट्री मीडियम। तो सबसे पहले रिजिड बॉडी डिस्कस कर लेते हैं। रिजिड बॉडी देखो, अब हर बार क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ये जरूरी थोड़ी ना पॉइंट पार्टिकल आपको दिया होगा कि ये पॉइंट पार्टिकल है जिसका मास m है। पॉइंट पार्टिकल का मतलब हो गया कि जो सारा का सारा मास है वो कंसंट्रेटेड है एक पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट पे। दिख भी नहीं रहा होगा मेरे को लगता है वीडियो के अंदर, वो एक पॉइंट पे इतना सही होता है, वो दिखता भी नहीं है। लेकिन अपन क्या डिस्कस करते हैं, कभी अपन लेंगे कार, कभी अपन लेंगे मैन, तो ये सब तो एक पार्टिकल नहीं है ना, एक पार्टिकल नहीं है, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। इनफाइनाइटली मैनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, बट इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि जो दो आपके पार्टिकल्स है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। वो डिस्टेंस क्या है? फिक्स है। उसे ही क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स रिमेन फिक्स्ड। हमेशा क्या रहेगा? उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहेगा। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरी बॉडी एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में आगे बढ़ रही है। देखो, इसके बीच का डिस्टेंस, इसका इस पार्टिकल से डिस्टेंस, इसका इस पार्टिकल से डिस्टेंस, सभी पार्टिकल्स का डिस्टेंस के आपस में सेम रहने वाला है। ये रिजिड बॉडी की डेफिनेशन है। अब जब ये बॉडी मूव करेगी, मान लेते हैं अपन ए एक्सेलरेशन से ये बॉडी मूव कर रही है, ये बॉडी क्या करेगी? मूव करेगी, तो ये सभी पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस फिक्स रहेगा। ये ऐसे चलेगा तो ये भी ऐसे चलेगा और डिस्टेंस फिक्स रहना है। तो एक सिंक्रोनाइज्ड फैशन के अंदर साथ में चलेंगे सब। ठीक है, तो अपन इस सिस्टम को इक्विवेलेंटली कंसीडर कर सकते हैं एक पॉइंट पार्टिकल के। यानी कि इसका एक कोई सेंटर ऑफ मास होगा कहीं पे, उस सेंटर ऑफ मास पॉइंट के ऊपर अपन सारा मास कार का कंसंट्रेट करके कार को एक पॉइंट मास की तरह मान के उसके ऊपर सारी न्यूटन लॉ लगा देंगे और अपने पास पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब कुछ पता लग जाएगा उसका। ठीक है, तो रिजिड बॉडी की मेन इंपॉर्टेंस यही है कि वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है। बट ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल की खासियत ये है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स रिमेन फिक्स्ड। दैट्स व्हाई वी कैन कंसीडर it as a single particle of capital mass M which is located at its center of mass। center of mass सबको पता होगा कि अगर कोई बॉडी है उसका जो सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड होगा एक पॉइंट पे, उसे अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, वैसे ही इस मैन का कोई सेंटर ऑफ मास होगा तो अपन इसको क्या मान सकते हैं? एक पॉइंट पास मान के उसके ऊपर सारी न्यूटन की फिजिक्स लगा सकते हैं। तो ये है अपनी रिजिड बॉडी की डेफिनेशन। ठीक है, अपने को इंटरनल स्ट्रक्चर से कोई मैटर ही नहीं होता न्यूटन फिजिक्स के अंदर। जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स अपन पढ़ेंगे तो उसके अंदर तो क्या होता है, अपन को न्यूक्लियस के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको चेक करना है। क्वार्क्स हैं, प्रोटॉन किससे बना है, न्यूट्रॉन किससे बना है, इलेक्ट्रॉन का कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है कि नहीं, क्या इलेक्ट्रॉन अकेला है, ये सब चीजें देखनी है। लेकिन यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं देखना, अपन को इसका बाहर से देखना है कि ये कैसे मूव कर रहा है, किस फैशन में मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी के साथ, किस एक्सेलरेशन के साथ, क्या टाइम पे जीरो हो रही है वेलोसिटी, ये सब चीजें। तो रिजिड बॉडी की यही डेफिनेशन है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल रिमेन फिक्स्ड ऑलवेज।
that means it moves in a synchronized fashion and we can consider it as a single particle. हो सकता है मैं एक ही बात को बार बार आपको समझा रहा हूँ क्योंकि अभी स्टार्टिंग हो रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे अपने कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ी स्पीड भी पकड़ेंगे, फास्ट हो जाएंगे। अभी थोड़ा जैसे बेसिक चल रहा है तो बेसिक में थोड़ा स्लो चलते हैं, एकदम से पेस कर देंगे तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अब रिजिड बॉडी के बाद अपन क्या डिस्कस करते हैं, देखो ये सबको पता है कि न्यूटन जो लॉ है फोर्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ये आपका इनर्शियल फ्रेम के अंदर, ये बात मत बोलना इनर्शियल फ्रेम के अंदर, ठीक है। अपने जो भी फ्रेम पढ़ रहे हैं कौन से हैं वो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो सबको पता है न्यूटन की इक्वेशंस, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये सबको आती है ड्राइव करनी, चाहे कैलकुलस मेथड से आती हो, ग्राफिकल मेथड से आती हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा, कैलकुलस का नहीं बताऊंगा मैं, ना आपको ग्राफिकल मेथड से बताऊंगा, मैं यहाँ पे बताऊंगा फोर्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो अपन एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। यहाँ पे आर आपका क्या है, पोजीशन कोऑर्डिनेट है, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर को एफ बाई एम। एफ को मैं मान लेता हूँ एक वेक्टर क्वांटिटी है, मान क्या लेता हूँ वेक्टर क्वांटिटी होती है, बट इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, यानी कि आई कैप जे कैप के कैप के अंदर इसके कंपोनेंट्स है एफ एक्स एफ आई एफ जेड, ठीक है। तो मैं आर वेक्टर क्या होता है अपना, आर वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, कंपोनेंट्स फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्स का एक्स कंपोनेंट यानी कि यहाँ आएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स बाई एम। सिमिलरली जो डी स्क्वायर वाई बनेगा वो कितना होगा, एफ वाई बाई एम। सिमिलरली आपका डी स्क्वायर जेड बाई डी टी स्क्वायर कितना होगा, एफ जेड बाई एम, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस एफ एक्स को, इस एफ वाई को और इस एफ जेड को कांस्टेंट मान लूं, यानी कि ये जो पूरा फोर्स है कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, मान लो आपका फोर्स लग रहा है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब 2t आई कैप ऐसा कुछ नहीं है, टाइम पर डिपेंड कर रहा, मतलब कांस्टेंट फोर्स है। अगर मैं इसको कांस्टेंट मान लूं, f क्या है कांस्टेंट, तो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड तीनों क्या होंगे कांस्टेंट, तीनों आपके क्या हो जाएंगे कांस्टेंट। अब देखो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, एफ एक्स बाई एम को मैं ए एक्स ले लेता हूं, ये भी कुछ कांस्टेंट आएगा, और अपन को पता है ये एक्सेलरेशन है, ए डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर एफ एक्स बाई एम, एफ एक्स बाई एम क्या हो जाएगा ए एक्स, एफ वाई बाई एम ए वाई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना आएगा डी एक्स बाई डी टी, ये चीज कांस्टेंट है क्योंकि एफ कांस्टेंट एम कांस्टेंट, दोनों चीज कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ए एक्स टी प्लस C1 कुछ कांस्टेंट आ गया। अब मान लो कि जो अपनों ने पार्टिकल कंसिडर किया है, जो भी जिसका मास m है, एट टाइम t इक्वल टू 0 उसकी वेलोसिटी कुछ u है, एट टाइम t इक्वल टू 0 उसकी जो वेलोसिटी है वो मान लेता हूं मैं ux है, और जब y का करूंगा तो uy मान लूंगा, और जब z के साथ करूंगा तो uz मान लूंगा, और जब उसकी पोजीशन है, पोजीशन को मैं मान लेता हूं x0, पोजीशन को मैं मान लेता हूं 0 पर। देखो पार्टिकल पहले भी मूव कर रहा है, पहले भी पार्टिकल चल रहा था, लेकिन मैंने क्लॉक स्टार्ट की एट t इक्वल टू 0, मैं तब काउंट करना शुरू करूंगा, तब उसकी मोशन को देखने लगूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि t लेस देन 0, मतलब फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि इस टाइम से पहले पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता था, पार्टिकल एग्जिस्ट भी करता था, हो सकता है मूव भी कर रहा हो, बट अपन किस मोशन पे स्टार्ट, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे क्लॉक स्टार्ट की अब अपने मोशन देखना शुरू कर रहे हैं, तो उस टाइम पे मैंने t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन मान लिया उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे t इक्वल टू 0 पार्टिकल जहां था उसको मैंने ओरिजिन मान लिया x इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनिशियल कंडीशन लगाऊंगा, इनिशियल कंडीशन से क्या आएगा, ये वेलोसिटी किसके इक्वल है ux, जब टाइम 0 है, तो c1 कितना आ गया आपका, ये आ गया, तो vx कितना आ गया ux प्लस axt आ गया, v इज इक्वल टू u प्लस at। सिमिलरली आप y के लिए z के लिए लिख सकते हो, और आप इसका एक बार और इंटीग्रेशन कर दो, इसका एक और बार इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा x, एक बार और इंटीग्रेशन करने पे क्या आ जाएगा अपना x,
एक बार और इंटीग्रेशन करने पे आ जाएगा x, जो कि डिपेंड करेगा टाइम पे। ax तो कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन t² 2 प्लस c1t प्लस c2। c1 की वैल्यू तो अपने पास आ चुकी है ux, तो मैं ये रख देता हूं। अब अपने पास एक और इनिशियल कंडीशन है कि जब टाइम 0 है तब अपना x 0 है, ओरिजिन मान लिया मैंने, तो ये 0 ये 0 ये 0, तो c2 कितना आ गया अपना 0। यानी कि ये इक्वेशन कैसी अपनी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है कुछ ऐसे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ठीक है, ये एक कोऑर्डिनेट में है, मतलब 1 डायमेंशन में है, x कोऑर्डिनेट में, तो x लिख दिया, y में होता तो y लिख देते, z में होता तो z में लिख देते। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई अपनी। अब अपन क्या करते हैं, ये जो इसका फोर्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन का अपन ने एक्सप्रेशन लिखा है, उसमें अब अपने देखेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम को कैसे बनाना है। एक पार्टिकल पे पहले तो ये देखना है अपने को कितने सारे फोर्सेस हैं और कैसे अप्लाई हो रहे हैं, ये सब देखते हैं। बेसिक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। बेसिक एग्जांपल सबसे कंसीडर कर लेते हैं अपने। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m1 है और इसका मास m3 है। ट्रॉली प्रॉब्लम, ठीक है, बेसिक प्रॉब्लम है सबसे। m1 m2 m3 मैंने मासेस मान लिए और ये स्ट्रिंग है। अब मैं इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं जो कि एक कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है, अभी तक अपने कांस्टेंट फोर्स की बात की है, तो मैं इस पे कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूं। अब ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग की क्या खासियत है कि ये जो स्ट्रिंग है आपकी वो क्या है, मासलेस, इसका कोई मास नहीं है। यानी कि पूरी स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, मासलेस स्प्रिंग का यही बेनिफिट है कि पूरी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन सेम रहेगी। यही अगर कोई मास मान लो स्ट्रिंग का है, ठीक है, तो क्या होगा, टेंशन हर पॉइंट पे अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि टेंशन उसके मास के कारण ही होती है। अब यहाँ पे मास सिर्फ ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, बीच में कुछ मास नहीं है, तो यहाँ पे जो टेंशन है मान लेता हूं मैं T1 है, यहाँ पे जो टेंशन है मान लेता हूं मैं T2 है। अब देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना है। ये बात तो पता होगी, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। अगर मैं इस बॉडी की बात कर रहा हूं तो टेंशन देखो इधर है, मतलब ये स्ट्रिंग इसको इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, ये फोर्स इसको इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, ये टेंशन इसको इधर खींचने की कोशिश कर रही है, ये टेंशन इसको इधर खींचने की कोशिश कर रही है, ये टेंशन इसको आगे की तरफ खींच रही है, तभी तो ये पूरी बॉडी आगे की तरफ चल रही है। F ज्यादा होगा T1 से, T1 ज्यादा होगा T2 से, और T2 सबसे कम होगा। ठीक है, वही इसको आगे की तरफ लेके जा रहा है, और T2 की डायरेक्शन इधर होगी, T1 माइनस T2 की डायरेक्शन इधर होगी, F माइनस T1 की डायरेक्शन इधर होगी। अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। इस पे मैंने सारे फोर्सेस देख लिए कौन कौन से लग रहे हैं। एक फोर्स एक्सटर्नल जो कि ये लग रहा था, और ये टेंशन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, इसलिए मैंने इस बॉडी से अवे बनाया है। इस बॉडी के लिए टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन ऑलवेज अवे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जब आप M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आपको M1 पे लगने वाले फोर्सेस, M1 पर लगने वाले फोर्सेस देखने हैं। ठीक है, M1 पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है F और इधर लग रहा है T1। ये भी लग रहा होगा M1G नॉर्मल, ये ग्रेविटी। लेकिन जिस भी सरफेस पे मूव कर रहा होगा, मान लो ये सरफेस है, जिस पे भी मूव कर रहा होगा तो उस पे नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा, उस पे नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा। वो नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस कर देगा, और मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में हो भी नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रही है, तो इसको अपने ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर फोर्सेस हैं, वर्टिकल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर मोशन हो रही है, वर्टिकल के अंदर नहीं, तो हॉरिजॉन्टल के अंदर फोर्सेस आएंगे, एक्सेलरेशन होगा, यहाँ क्या हो जाएंगे, ये बैलेंस अप कर देंगे अपने आप को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। अब देखो ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, और यही आपको निकालने को बोला हुआ है, पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो देखो ये भी ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ये भी ए, पूरा सिस्टम। ठीक है, तो अब देखो, अब न्यूटन लॉ लगाने की कोशिश करो। न्यूटन लॉ क्या होता है, F नेट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है, यही होता है न्यूटन लॉ। अब देखो F नेट इस बॉडी पे कितना लग रहा है, F माइनस T1।
माइनस T1। मास कितना है इसका m1, एक्सेलरेशन कितना है a। ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर मोशन हो रही है, इसका मतलब ये वाला फोर्स बड़ा है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया और ये इक्वेशन लिख दी। अब मैं जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा M2 का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो वही नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर देगा mg को। यहां मान लो N1 है, वो M1g को बैलेंस कर रहा है, यहां होगा कुछ N2 किसको बैलेंस कर देगा, इस M2g को। बट ये जो T1 है और इधर T2 है, ये क्या करेंगे आपस में, इधर लग रहा है आपका T1, इधर लग रहा है आपका T2, ये है आपका M2 और एक्सेलरेशन किधर है a, इधर। तो T1 ज्यादा है T2 से, तो T1 माइनस T2, तभी तो बॉडी इधर की तरफ मूव कर रही है, सिस्टम इधर मूव कर रहा है। M2 F नेट इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। अब थर्ड बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखो। थर्ड बॉडी M3 इधर है, इस पे भी नॉर्मल रिएक्शन और mg आपस में बैलेंस कर देगा। इस पे सिर्फ इधर का फोर्स लग रहा है, कौन सा, T2। इधर कोई स्ट्रिंग नहीं है, मतलब कोई फोर्स नहीं है, तो T2 किसके इक्वल आएगा, M3 a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और इसका मास कितना है, M3। अब देख लो आपके पास तीन इक्वेशन है और कितने अननोन है, T1 T2 T3, तीन अननोन है। फोर्स तो बाहर से आपको पता ही है कितना है, ये तो गिवन ही है आपको। एक्सेलरेशन निकालना है, तो देख लो क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर देता हूं, इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर देता हूं। तो ये T1 माइनस T2 प्लस T2 कितना आ जाएगा, T1 किसके इक्वल आ जाएगा, a एक्सेलरेशन तो सेम है, M2 प्लस M3, ये आपका आ गया T1 की वैल्यू यहां रख देता हूं, F माइनस T1 कितना है, M2 प्लस M3 टाइम्स a इक्वल टू M1a, इसको इधर ले जाता हूं, तो a एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया, M1 प्लस M2 प्लस M3, यानी कि a एक्सेलरेशन कितना आ गया, F बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। तो ये आपका एक्सेलरेशन है जिससे ये सिस्टम मूव करेगा। और देख लो अगर मैं इसे जनरलाइज्ड कर दूं तो क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F, जो भी आपको गिवन फोर्स होगा डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब देखो इसमें तीन पार्टिकल थे तो M1 प्लस M2 प्लस M3 आ गया, दो पार्टिकल होते तो M1 प्लस M2, 10 पार्टिकल होते तो M1 प्लस M2 डैश डैश M टाइम। ऐसे आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश कर सकते हो। और बेसिक थोड़ी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे पूरा ऐसे स्टेप नहीं बताता रहूंगा कि फ्री बॉडी डायग्राम आपको ये फोर्स इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, ये सब बेसिक है, ये अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो पढ़ सकता है बुक से, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ऐसी चीजें कराऊंगा जो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत आती होगी, और उसके बाद इससे एडवांस लेवल पे चलेंगे अपने, ये तो बिल्कुल बेसिक है। इसके बाद थोड़ी और प्रॉब्लम देख लेते हैं। अब इसमें एंड टाइम कर देगा तो वो मैंने आपको केस बता ही दिया। अब कोई और प्रॉब्लम एक और देख लेते हैं, कौन सी करानी है। एक पुली वाली प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और ये जो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं ना, यही प्रॉब्लम्स अपन करेंगे लैग्रांजियन से, यही अपन करेंगे लैग्रांजियन से, और देखना सेम आंसर आएगा और कितना इजी हो जाएगा, ठीक है। जब लैग्रांजियन टॉपिक डिस्कस करेंगे तब देखना। पुली वाला सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं अपने। ये पुली दी हुई है आपको, पुली कैसी है, फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन के कारण इसमें कोई लॉस नहीं हो रहा, इस मासलेस, इसका कोई मास भी नहीं है, ठीक है। यहां आपका मास लगा हुआ है M1, यहां आपका मास लगा हुआ है M2, M1 बड़ा है M2 से, तो वो बोल रहा है एक्सेलरेशन निकालो, मतलब ये सिस्टम किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ठीक है। अब देख रहे हैं आपको M1 बड़ा है M2 से, यानी कि ये पार्टिकल इधर की तरफ जाएगा, यानी कि नीचे की तरफ ये एक्सेलरेशन होगा। अगर ये कंडीशन ना भी दी हुई तो आपको कोई फर्क नहीं है, आप क्या करो, किसी को भी मान लो, इधर की तरफ मोशन मान लो चाहे इधर की तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देख लो इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इस पे क्या लग रहा है, M1G नीचे की तरफ लग रहा है, और ये स्ट्रिंग कैसी है, स्ट्रिंग मैंने आपको बता दिया मासलेस है, स्ट्रिंग आपको दी हुई है मासलेस। M1G इधर टेंशन लग रही है आपकी, मान लेते हैं T, ठीक है। इधर लग रहा है M2G, इधर क्या लगेगा, टेंशन। अब क्या कितनी टेंशन लगेगी, यही सेम लगेगी, डिफरेंट लगेगी। देखो एक ही स्ट्रिंग है
और ये जो बीच में पुल्ली आ रही है वो कैसी है, मासलेस। स्ट्रिंग का भी मास नहीं है, ठीक है, यहां तक ठीक है। अगर इस पुल्ली का भी मास आ जाता तो यहाँ टेंशन डिफरेंट हो जाती, बट ये पुल्ली भी मासलेस है, इसका मतलब यहाँ टेंशन क्या रहेगी, सेम, क्योंकि एक स्ट्रिंग चल रही है और उसके बीच में कोई मास नहीं है, तो टेंशन क्या रहने वाली है, सेम। टेंशन क्या रहने वाली है, सेम। तो अब इसका बना दो आप, इधर की तरफ मोशन हो रहा है तो m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, और यहाँ t माइनस m2g इक्वल टू m2a। तो दोनों को ऐड कर दो, टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाएगी, ये बनेगा m1 माइनस m2g, यहाँ पे क्या आएगा m1 प्लस m2a। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई में g। अब आपके पास एक्सेलरेशन आ गया तो आप टेंशन भी निकाल सकते हो, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पे वो 2 मास 1 मास और दे सकता है, ऐसे ही प्रॉब्लम्स और ज्यादा टफ हो सकती है, तो वो ट्राई करना, यहाँ पे एक और मास लगा लेना m3 और उसे ट्राई करना, देखो। और ये स्ट्रिंग भी आपकी मासलेस होगी, लेकिन टेंशन इस बार क्या हो जाएगी, डिफरेंट। क्यों डिफरेंट हो जाएगी, देखो यहाँ मैं एक और मास मान लेता हूँ m3, यहाँ ये स्ट्रिंग चली आ रही है, कोई मास नहीं है, कोई मास नहीं है, कोई मास नहीं है, मतलब यहाँ टेंशन सेम है। अब यहाँ क्या आ गया, मास आ गया ना बीच में, तो इसके अंदर टेंशन क्या हो जाएगी, डिफरेंट। इसको मान लेता हूँ मैं T1, इसको मान लेता हूँ, एक स्ट्रिंग के अंदर टेंशन सेम रहने वाली है, यानी कि यहाँ m3g और यहाँ T1 और यहाँ T, ठीक है। तो ऐसा चेंज हो जाएगा, वो आपको देखना है कि टेंशन सेम है कि डिफरेंट है। सेम तब होगी जब मासलेस होगा, बीच में कोई मास नहीं होगा। अगर मास आ जाएगा तो टेंशन आपकी चेंज हो जाएगी। तो ये आपकी होमवर्क प्रॉब्लम है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, सेम जैसा प्रीवियस क्वेश्चन कराया था सेम वैसा ही है, m1 m2, और ये जो स्ट्रिंग आपको दे रखी है वो है मासलेस, बट इस बार जो आपका डिफरेंस क्या है, ये जो पुल्ली है वो आपकी मास की है, वो एक सॉलिड डिस्क है, यानी कि पुल्ली आपको एक सॉलिड डिस्क दे रखी है जिसका मास m है, रेडियस r है, ठीक है, और फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन का कोई इसमें रोल नहीं है। m2 ग्रेटर है m1 से, यानी कि इधर की तरफ मूव करेगा एक्सेलरेशन, तो आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन इसका और टेंशन निकालनी है T1 और T2। अब T1 T2 इसमें डिफरेंट टेंशन क्यों लगेगी, देखो ये एक स्ट्रिंग है, देखो इस पे लग रहा होगा m1g, यहां आपका लग रहा होगा T1, ठीक है, और यहां टेंशन T2 क्यों होगी, क्योंकि ये देखो जा रहा है, अब बीच में क्या आ गया, एक पुल्ली जिसका मास है, मास आ गया, इसका मतलब टेंशन चेंज होगी। अगर यही मास ना आता तो क्या रहती, टेंशन सेम रहती। तो आपको एक इक्वेशन इधर से मिल जाएगी, एक इक्वेशन इधर से मिल जाएगी, एक इसकी मिलेगी रोटेशन से, क्योंकि ये रोटेट करेगा, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो ये पुल्ली रोटेट करेगी, इसका मास है, रोटेट करेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा तो इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क आएगा, तो ये सब आपको लगाना पड़ेगा, और उसके बाद एक्सेलरेशन निकालना है, T1 निकालना है, T2 निकालना है। अगर आपसे क्वेश्चन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, लेट्स लर्न फिजिक्स JRF के नाम से, आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, वहां जाके उसे ज्वाइन कर लेना। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वहां आप शेयर कर सकते हो, और अगर ये प्रॉब्लम हो जाता है तो ठीक है, वरना वहां पे मैं इसका सोल्यूशन आपको शेयर कर दूंगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक सिंपल पेंडुलम का, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम के केस में क्या करना है आपको, ये आपको दिया हुआ है एक बॉब जिसका मास m है, पॉइंट मास है ये भी एक, ठीक है, इसकी कोई रेडियस वगैरह कुछ नहीं है, ये वर्टिकल है, वर्टिकल के साथ ये एंगल बना रहा है थीटा, वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है ये थीटा, और इसकी लेंथ आपको दी हुई है l, और टेंशन इधर लगेगी T। आपको वो पूछ रहा है इसका इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट, तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले देखोगे फोर्सेस कहाँ कहाँ लग रहे हैं, फोर्सेस मास टाइम्स एक्सेलरेशन, यही तो करना है आपको, ठीक है। ये आपने क्या मान लिया, इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन को ही अपने क्या मान लेते हैं, 0, मतलब ये इसका क्या है, 0 है। अब ये क्या करेगा, इधर से इधर जाएगा और इधर आएगा, इधर जाएगा इधर आएगा, SHM परफॉर्म करेगा।
तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकालने को भी बोल सकता है वो, SHM की फ्रीक्वेंसी निकालो, टाइम पीरियड निकालो। ये टेंशन नहीं है, ये टाइम पीरियड है, ठीक है। तो क्या करना है, देखो फोर्सेस, mg नीचे लग रहा होगा, टेंशन इधर लग रहा है, जो एंगल इधर है वही एंगल ये होगा थीटा। ये मैं लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ, इसी लाइन को क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो ये एंगल इस थीटा है, ये भी वर्टिकल है तो ये भी थीटा होगा, थीटा होगा। तो mg का इधर कंपोनेंट कितना होगा, mg cos थीटा, और mg का इधर कंपोनेंट कितना होगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा, वो होगा mg sin थीटा। क्या होगा, mg cos थीटा, यानी कि टेंशन तो mg cos थीटा वो बैलेंस कर रहा है, और ये जो mg sin थीटा है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, फोर्स। mg sin थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है, आपका फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब मैं एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं, x डबल डॉट y डबल डॉट, ऐसे कुछ भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो अब ये जो डिस्टेंस है उसको मैं मान लेता हूं s, उसको मैं मान लेता हूं s, तो मैं यहां इसको लिखता हूं ms डबल डॉट। इस ओरिजिन से ये कितने डिस्टेंस पे है, s डिस्टेंस पे, यानी कि ये एक आर्क बन रही है, तो उसको मैंने आर्क को s ले लिया। अब देखो ये मैं इस पॉइंट से इधर मेजर कर रहा हूं आर्क को, इस डिस्टेंस को, और जो फोर्स है वो लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, यानी कि फोर्स अपोजिट है इस डिस्टेंस s के, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन। अब देखो इस मास से ये मास कैंसिल हो गया, आपका s डबल डॉट किसके इक्वल आ गया, आपका माइनस जी साइन थीटा। अब सबको पता है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। अगर आपको कोई भी एंगल दिया हुआ है थीटा, और ये इसकी आर्क है s, और यहाँ रेडियस है l, देखो ये l है, ये भी l है, और ये आर्क है, और ये एंगल थीटा है, तो आपका जो आर्क होता है वो क्या होता है, एंगल इंटू में रेडियस, एंगल इंटू में रेडियस। तो एंगल कितना है इसमें, थीटा, और रेडियस कितनी है l, तो आपका आर्क कितना आ गया, l थीटा। तो s डबल डॉट कितना आ जाएगा, l थीटा डबल डॉट, l थीटा डबल डॉट। तो मैं यहाँ देता हूँ l थीटा डबल डॉट माइनस जी साइन थीटा, मैं थीटा डबल डॉट को इधर करके g इसको लिख देता हूँ माइनस जी बाई एल, एल से डिवाइड कर दिया, इसको इधर ले आएंगे, अब थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल साइन थीटा इक्वल टू 0। अब साइन थीटा जो रेडियन के अंदर है, ये थीटा जो आपका गिवन है ये रेडियन के अंदर होता है, तभी ये वाला फॉर्मूला लगता है। अगर वो एंगल आपको पाई बाई 2, पाई बाई 3 ये सब दिया हुआ है तब तो वो रेडियन में है, लेकिन आपने लिख दिया 60 डिग्री 90 डिग्री, तो वो रेडियन में नहीं है, वो आपको बोलते हैं उसके अंदर थीटा के अंदर एंगल के अंदर है, वो आपको काउंट नहीं करना है, ठीक है। उसे क्या कन्वर्ट करना है, पहले रेडियन के अंदर, रेडियन के अंदर कन्वर्ट करोगे तभी ये फॉर्मूला लगेगा। और रेडियन के अंदर ही जब ये थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली रिटन एज थीटा, तो आप इस साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हो, थीटा। तो ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी, एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ये आपकी एसएचएम की इक्वेशन है। थीटा डबल डॉट प्लस ये आपका बन गया ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, जी बाई एल, ओमेगा कितना आ गया, जी बाई एल का रूट। तो इससे आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, यानी कि टाइम पीरियड कितना आ गया 2 पाई रूट एल बाई जी, 2 पाई रूट एल बाई जी, ये टाइम पीरियड आ गया, ये इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट यूज करके इसका इक्वेशन ऑफ मोशन भी फाइंड आउट कर सकते हो और इसका टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब यही क्वेश्चन को अपन जब लैग्रांजियन डायनेमिक्स पढ़ेंगे, लैग्रांजियन फॉर्मेशन टी माइनस वी पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को अपन लैग्रांजियन से सोल्व करेंगे, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे इस पार्टिकल की अपन पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, और लैग्रांजियन टी माइनस वी करके अपन इसका इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करेंगे वहां से, और इस इक्वेशन ऑफ मोशन से आप निकाल सकते हो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन। ये सब डिस्कस करेंगे, बट ये थोड़ा बाद का काम है, अभी बेसिक चल रहा है, बेसिक पे फोकस कर लो। अब डिस्कस कर लेते हैं अपन न्यूटन लॉ इन रेजिस्टिव मीडियम, ठीक है। देखो अब प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है करने को, ऐसे बहुत सारी आप कर सकते हो प्रॉब्लम्स। मैं एक बार ये सब थोड़ा बहुत करवा के अपन एक दिन सेशन रख लेंगे जिसमें अपन कंप्लीट प्रॉब्लम से डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको न्यूटन लॉ करवा दूंगा, न्यूटन लॉ इन रेजिस्टिव मीडियम, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन का कंसेप्ट करवा देंगे,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का थोड़ा बहुत कंसेप्ट बता देंगे, एक दो क्वेश्चन कर लेंगे जिससे कि अपन को फैमिलियर हो जाए अपन इन चीज़ों से। उसके बाद एक दिन सेशन रख लेंगे पूरा जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद आगे टॉपिक पे बढ़ेंगे। अब आपको रजिस्ट्री मीडियम करने से पहले आपको एक सिंपल सी चीज बता देते हैं कि अगर आपको ये मास दिया हुआ है m, ठीक है, ये मूव कर रहा है आपका डाउनवर्ड, यानी कि आपने क्या किया है, एक हाइट से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, ठीक है, ड्रॉप कर दिया। अब एक इंस्टेंट पे वो बॉल मान लो यहां पहुंच गई आपकी, तो आप उस इंस्टेंट पे देख रहे हो, एट एनी इंस्टेंट टी टाइम पे आप इसको देख रहे हो, ठीक है। अब इस टी टाइम पे क्या देखोगे, mg तो लग रहा है नीचे, बॉडी नीचे आ रही है, बॉडी नीचे आ रही है, इसका मतलब मास टाइम्स एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ ही होगा। लेकिन अब इस पे एक फोर्स लग रहा है जो कि एक रजिस्टिव फोर्स है, यानी कि आप एयर ड्रैग समझ लो, एयर रेजिस्टेंस, कि अपन चल रहे हैं, ठीक है, तो अपन को एयर रेजिस्टेंस, अगर मान लो मैं धीरे धीरे चल रहा हूं तो मेरे को इतनी एयर फील नहीं होगी, ठीक है। यही मैं थोड़ा तेज चलूंगा मेरे को और ज्यादा एयर फील होगी, मैं तेज दौड़ने लगूंगा तो मेरे और ज्यादा एयर फील होगी, जितना ज्यादा मैं तेज चलूंगा उतनी ज्यादा एयर का रेजिस्टेंस मुझे फील होगा, यानी कि जितनी ज्यादा मेरी वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा रजिस्टिव फोर्स होगा, यानी कि जो रजिस्टिव फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है मेरी वेलोसिटी पे। अब ये नहीं पता अपन को कि वो वेलोसिटी पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है वो। मैं मान लेता हूं यहाँ पे वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, वो आपका वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रजिस्टिव फोर्स। अब रजिस्टिव फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन इधर हो रही है तो रजिस्टिव फोर्स इधर लग रहा है, हो सकता है मोशन इधर हो रही होती तो रजिस्टिव फोर्स इधर लग रहा होता, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना कि जो रेजिस्टेंस होता है, जो फ्रिक्शन होता है, वो ऑलवेज अपोजेज अ रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, वो अपोज करेगा, ठीक है। अब इसके लिए अपन को अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी होगी तो क्या होगा, एफ नेट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। एफ नेट किधर लग रहा है, देखो इधर की तरफ एफ नेट लग रहा है, नीचे की तरफ, यानी कि mg में से मैं इसे माइनस करता हूं, mg माइनस दिस kv, ये आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आ गया, मास से डिवाइड कर देता हूं, g माइनस के बाय एम वी। अब वो बोल देता है आपको कि एट एनी इंस्टेंट उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बताओ उसका टाइम पे, या फिर उसकी पोजीशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये दो पॉपुलर क्वेश्चन है जो टिफर जैसे एग्जाम के अंदर, जेस्ट जैसे एग्जाम के अंदर भी पूछ रहे हैं। हाँ, जेस्ट जैसे एग्जाम के अंदर भी ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि वेलोसिटी की डिपेंडेंस टाइम पे बताओ, एक्स की टाइम पे बताओ। एक बार अपन इजी सा क्वेश्चन कर लेते हैं, वेलोसिटी और एक्स एक बार देख लेते हैं कैसे करते हैं। उसके बाद क्या करूंगा, मैं क्वेश्चंस उठा लूंगा जो कि जेस्ट और टिफर के अंदर आए हुए हैं, वो अपन देख लेंगे। जेआरएफ में भी आ रखे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, वो भी कर लेंगे। अब देखो इसे करना कैसे है, आपको वेलोसिटी निकालनी है तो सबसे पहले आप एक्सेलरेशन को क्या लिख लोगे, dv बाई dt, dv बाई dt लिख लेंगे एक्सेलरेशन को। अब क्या करते हैं, v को एक तरफ ले आओ, t को एक तरफ ले आओ, वेरिएबल सेपरेबल, ये जो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने का मेथड है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, dv को इधर ले गया, g माइनस के बाई एम वी, और इधर ले गया मैं dt को। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन, तो मैं कर दूंगा इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन देखो 1 बाय वी का कितना होता है, log g माइनस के बाय एम वी। और इनिशियल कंडीशंस क्या लगाओगे, मतलब लिमिट्स क्या लगाओगे, मतलब मैंने पार्टिकल को क्या किया था, ड्रॉप किया था, और इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी है v, यानी कि पार्टिकल को मैंने क्या किया था, ड्रॉप किया था, और इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, v, वही तो निकालनी है। टाइम, जब यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉप किया तब मैंने क्लॉक शुरू की, टाइम 0 है, यहाँ आते आते टाइम कितना हो चुका है t, तो ये लिमिट्स आ गई। अब मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखो यहाँ पे चेन रूल लगा दो, चेन रूल लगाओगे तो ये आएगा माइनस के बाय एम, वी के साथ जो भी है उसको डिफरेंशिएट करके, यानी कि माइनस के वी बाय एम, उसको वी के साथ डिफरेंशिएट करके, तो माइनस के बाय एम उसे अपन डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ आ जाएगा आपका टी। लिमिट क्या है, 0 से t, यहाँ लिमिट कितनी है, 0 से v।
तो अब लिमिट्स लगाओ, लिमिट्स लगाओगे तो कितना आएगा अपना, लिमिट्स लगाएंगे, मैं लिमिट लगाता हूँ v की, तो यहां कितना आ जाएगा, log माइनस एम बाई के ऊपर चला जाएगा, g माइनस के वी बाई एम माइनस log, अब जीरो रखूंगा तो ये चीज जीरो हो जाएगी, ये आएगा log g इज इक्वल टू ये आ जाएगा t। सही रिकॉर्ड हो रहा है ना, बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो अब देखो क्या कर लो आप, इसको माइनस एम बाई के log ए माइनस log बी डिवाइड कर दो, g माइनस के वी बाई एम डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू t। आपको क्या निकालना है, v का एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको इसको अलग करना पड़ेगा और इस क्वांटिटी को इधर लेके आना पड़ेगा। तो आप लिखो log, इसको डिवाइड कर दो 1 माइनस के वी बाई एम जी इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाता हूं मैं, माइनस के टी बाई एम, log है उधर जाके e बन जाएगा 1 माइनस के वी बाई एम जी, उधर जाके क्या बन जाएगा e माइनस के टी बाई एम। मेरे को निकालना है v, तो मैं क्या करूंगा, के वी बाई एम जी, के वी बाई एम जी को उधर ले जाता हूं और इसको इधर ले आता हूं, 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी बाई एम। तो v का एक्सप्रेशन कितना आ गया, v का एक्सप्रेशन आ गया mg बाय के, ये mg बाय के को मैं उधर ले गया, तो mg बाय के टाइम्स 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी बाई एम। ये देखो वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, t पे, एट एनी इंस्टेंट t कैसे डिपेंड कर रही है, e की पावर माइनस के टी बाई एम, m कॉन्स्टेंट, g कॉन्स्टेंट, k ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। तो अपन ने क्या फाइंड आउट कर लिया, v कैसे डिपेंड करेगा, टाइम पे। अब अगर x बोल दे, वो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे वेरी कर रही है, तो मैं v को क्या लिख लूंगा, dx बाय dt, dx बाय dt। अब मुझे क्या करना है, dt को इधर ले जाके इंटीग्रेशन करना है, तो कर देते हैं एक बार। तो देखो ये कितना आएगा, dx इधर आपका एज इट इज पड़ा है, ये कितना है mg बाय के, mg बाय के यहाँ है 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी बाई एम, और ये dt। लिमिट्स क्या लगेगी, जब मैंने यहाँ पार्टिकल ड्रॉप किया था तब यहाँ पे पोजीशन क्या थी, 0, मैंने इसी को ओरिजिन मान लिया। अब यहाँ पे जब वो आ चुका है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है x, तो मैं उससे लिमिट ले जाता हूँ x टाइम 0 से t, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका x, यहाँ आ जाएगा mg बाय के, इंटीग्रेशन करोगे इसका, ये 1 का इंटीग्रेशन t और इसका इंटीग्रेशन करोगे e की पावर का, e की पावर और t के साथ कर रहे हो तो इसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड माइनस के बाई एम, लिमिट्स 0 से t। तो x कितना आ गया, mg बाय के t प्लस m बाय के, सोल्व कर लिया मैंने इसको और अच्छे से, माइनस के टी बाई एम, लिमिट्स अब लगाऊंगा मैं, लिमिट्स 0 से t, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, लिमिट्स लगा देता हूँ 0 से t, लिमिट लगाऊंगा तो क्या आएगा, mg बाय के t रखूंगा तो ये इक्वेशन आ जाएगी, e की पावर माइनस के टी बाई एम और m बाय के मल्टीप्लाई में है, फिर जब 0 पुट करूंगा तो ये चीज 0 और e की पावर 0 कितना होता है, e की पावर 0 1 होता है m बाय के। तो ये अपना आ गया पोजीशन का एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन कैसे इस पार्टिकल की वेरी करेगी। तो अपन ने वेलोसिटी की डिपेंडेंसी ऑन आपका टाइम और पोजीशन की डिपेंडेंसी अपॉन टाइम निकाल लिया। ये तो इसका बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में वो मॉडिफिकेशन कर देगा कि वही पार्टिकल को आपने ड्रॉप किया है, ठीक है, तो आप t इक्वल टू 0 इधर, वेलोसिटी 0 क्योंकि ड्रॉप किया है। अब वो कह रहा है कि ये mg इधर है और इस बार जो रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है वो kv स्क्वायर है, यानी कि जो रेजिस्टिव फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के, जो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है v उसके स्क्वायर के, ठीक है। तो एक्सप्रेशन निकालो किसका, v का टाइम पे कितना होगा, x का टाइम पे कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, नहीं होगा तो अगली क्लास के अंदर मैं डिस्कस करूंगा और अपने प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि आई हुई है जेआरएफ के अंदर, जेस्ट के अंदर, टिफर के अंदर, इस टॉपिक पे ऊपर, यानी कि रेजिस्टिव मीडियम के अंदर आपकी मोशन कैसे होने वाली है,
ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच गाइस।